नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद पहले चरण में आखिरकार कौन आगे है और इसे लेकर के सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जीत की बात कही है। दोनों ही दलों का यह दावा है कि उन्होंने पहले ही चरण में बढ़त ले ली है। जहां पिछली बार पहले चरण की 12 सीटों पर 63.71% मतदान हुआ था, तो इस बार 6 बजे तक कुल जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 50.27% रहा। और इसी पर आज प्राइम डिबेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार पहले चरण का मतदान, जिसके बाद हवा किसकी तरफ बह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल ये कि जो पहली परीक्षा की घड़ी है वो समाप्त हो गई है। अब इसके बाद सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनेगी या रुकेगी। पहले चरण में कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, इसका फैसला मतदाता ने कर दिया है। और यह फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 4 तारीख को, तब यह फैसला सबके सामने होगा। लेकिन हवा के रुख से इतना तो तय है कि मतदाता ने जो फैसला लिया है अब वो अब इशारा जरूर कर रहा है कि आगे के चरण में भी वही आगे रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो गया। और इस दौरान अलग अलग दिग्गजों ने भी बूथ पर जाकर के अपना वोट डाला है। और पहले चरण का जो दंगल है वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन सवाल बरकरार कि आखिरकार पहले चरण में कौन आगे है, कौन पीछे है। और 4 हॉट सीट जिनकी चर्चाएं रही पहले चरण में, जिसमें दौसा, नागौर, झुंझुनू और चूरू में सीधी टक्कर देखने को मिली। तो आपको बता दें कि आखिरकार अपने अपने दावों के बीच में बेहतर सवाल यह कि किसको बढ़त मिल रही है, पहले चरण में कौन आगे है, कौन पीछे है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले परिचय करवा दूं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। साथ ही साथ कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मित्तल साहब, आप ही से शुरू करेंगे कि ये जो मतदान का प्रतिशत है पहले चरण में, क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि पिछली दफा के मुकाबले मित्तल साहब इसे हम देखें तो इस बार कम हुआ है। हेमंत जी, मेरा यह मानना है कि मतदान का प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। अभी जो आंकड़ा आपने बताया 50% से अधिक वाला, वो शाम को 5 बजे तक का है। मतदान 6 बजे तक का है। हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में, हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, हमने उसमें देखा कि रात को 8-9 बजे तक भी मतदान होता रहा, क्योंकि जो मतदाता मतदान केंद्र के परिसर में 5 बजे 6 बजे तक आ जाएंगे, उन सबकी वोटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो क्या नाम से मतदान का प्रतिशत है, ये अगले 1-2 घंटे के अंदर और बढ़ेगा। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि पिछली बार इन 12 संसदीय क्षेत्रों में 63% मतदान हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इससे ज्यादा इस बार क्या नाम से मतदान हो। और लेकिन ये जो आमतौर पर एक परसेप्शन ये माना जाता है कि यदि मतदान का प्रतिशत कम है तो जो विपक्ष है उसको फायदा होता है, क्योंकि उसमें यह है कि जो उनका कमिटेड वोट है वो तो डल रहा है, लेकिन यदि जो सत्ता पक्ष है उसके बारे में माना जाता है कि उसको शायद क्या नाम से नुकसान होने की संभावना है, इसलिए मतदान का प्रतिशत कम हुआ, क्योंकि उसका वोटर जो है वो घर से निकला ही नहीं, उसने वोट दिया ही नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम क्या नाम से हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा जीतेंगे, शायद मुझे लगता है कि वो अति उत्साह में ये बात कही गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई लोग ऐसे वोटर होते हैं कि यार भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है, तो चलो एक वोट नहीं डला तो कोई बात नहीं। ये जो चिंता है, ये क्या नाम से आज सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यक्त की गई और इस बात को बताने की कोशिश की गई कि एक एक वोट क्या नाम से कीमती है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो मुझे लगता है कि शायद ये क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है। बिल्कुल मित्तल साहब, मैं वापस आऊंगा, लेकिन कृष्ण कुमार जी, क्या लगता है पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, हैट्रिक बनेगी या रुकेगी? मेहनत भारतीय जनता पार्टी साधारण चुनाव पार्षद का होता है वहां से लेकर के और सांसद के चुनाव तक करती है। और जिस प्रकार का नैरेटिव राजस्थान में और पूरे देश भर की 100-200 सीटों पर बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडी गठबंधन द्वारा, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में नेता भी है,
नीति भी है और नीयत भी है। इंडी गठबंधन की स्थिति यह है, दिल्ली में जिस पार्टी के साथ गठबंधन है पंजाब में नहीं है, बंगाल में नहीं है। ये सब आपस में इनका अंतर्विरोध जो है वो जनता के समझ में आ चुका है और यही कारण है कि इनकी गठबंधन के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवांटेज का काम करेगी और जनता को मजबूत विजन 2047 का विकसित भारत बनाने का जो काम करना है उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सक्षम विकल्प दिखाई दे रहा है। और भारत की जनता, ये लोकतंत्र का 16-17 चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं, उस सारे में समझ चुकी है कि देश के हित में क्या है और दल के हित में क्या है और व्यक्ति के हित में क्या है। सारी परिवारवादी पार्टियां आपस में पारिवारिक स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं। देश की चिंता और देश के लिए चिंतन और देश के लिए काम करते हुए तो केवल भाजपा दिखाई दे रही है, इसलिए हैट्रिक बनना। जी ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। आरसी चौधरी साहब, एक टिप्पणी आपकी भी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार खाता खोल पाएगी, क्योंकि लगातार 2 बार से तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतती हुई आई हैं। हेमंत जी, आपका राजस्थान के चुनाव से लगातार वास्ता रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और आपके श्री मुख से जो शब्दों का आपने प्रयोग किया, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता उन चीजों को पसंद नहीं करेगी। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 163 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आई और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। 163 सीट पे ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। 163 से 73 सीट पे लाके दे दिया था। अहंकार को राजस्थान की जनता ने कुचला और 2019 के अंदर एनडीए गठबंधन को 25 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। वो जो एनडीए का घटक दल था वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चला गया। दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के शब्दों को शब्द से एक बार प्रकुलेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानता है कि अगर मोदी के नाम से 400 सीटें आ रही है तो मोदी जी को पता भी चल जाना चाहिए हमें काम करने की जरूरत कहां है। इंडिया का नाम लेने से शर्म आने लगी है भारतीय जनता पार्टी को। आखिर क्या वजह है? इंडी क्या है ये आपने पूछा नहीं। इंडी क्या है भाई? इंडिया नाम लेने से क्या दिक्कत आती है? इसलिए झूठ और जुमलों की विदाई का समय आ गया। व्यक्ति की महिमा करने वाले लोगों को देश की जनता का जो मुद्दे थे वो नदारद नजर आने लगेंगे। तो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है और राजस्थान का जनता है और मतदाता है, वो सूझ और बूझ के साथ में निर्णय देता है। 2018 के अंदर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत के आएगा। ये जो चुनाव है यहां पे क्लीन बोर्ड होने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हैट्रिक का आप नाम भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी आज दम भर के और दावा करके ये नहीं कह सकती कि ये सीट हम जीते जा रहे हैं। पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज बूथ पे बैठने के लिए एजेंट नहीं मिल रहे हैं। पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी दावे ये करती रही कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन निकली वो दुनिया की सबसे धनी पार्टी और धन के आधार पे जनता के जनादेश को कुचलने का काम 2023 की जो पहले चरण में हुई है उसमें आपको कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीद है? चौधरी साहब, जो 12 सीटों का पहला चरण हुआ है उसमें आपकी पार्टी को कितनी उम्मीदें और क्यों है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें? मैं जरा समझना चाहता हूं कि आखिरकार इस बार मुकाबला ये देखने में आया कि कांटे का था, टक्कर कई सीटों पर जोरदार हुई है। हेमंत जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, तमाम मुद्दों को लेके हमने प्रदेश के हर मतदाता के पास में पहुंचे। हमने कहा वो मोदी की चर्चा करेंगे, हम आपके मुद्दों की चर्चा करेंगे। चुनना लोकतंत्र के अंदर आपको मुद्दे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी होती है। अगर देश के संविधान को सशक्त बनाना है, लोकतंत्र को जीवंत रखना है, तो व्यक्ति नहीं संवाद महत्वपूर्ण करता है। देश की संसद में 303 सांसद चुने गए, लेकिन अधिकतर उन्होंने जो कानून बनाए वो अध्यादेश के माध्यम से बनाए। 750 किसानों का हत्यारा कौन सा कानून था? आधी रात को किसके कार्यालय से बनके वो कानून आए थे? देश तो आपको लगता है चौधरी साहब कि ये तमाम मुद्दे हैं जो उल्टे पड़े और पहले चरण में जनता ने आपका साथ दिया है, आप आगे हैं। कृष्ण जी, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मित्तल साहब का मैं रुख करूंगा। थोड़ा और एक एक सीट करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कृष्ण जी, जो चौधरी जी कह रहे हैं कि ये जो दिसंबर में अभी राजस्थान में विधानसभा का चुनाव की गिनती हुई है और दिसंबर की गिनती ये बता रही है कि राजस्थान की जनता को
कांग्रेस द्वारा की गई घोषणा और अंतिम 6 महीने में लोक लुभावने जितने प्रयास थे उन सबको जनता ने रिजेक्ट किया। इसीलिए जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। पिछली बार तो इनकी खुद की सरकार थी 2019 में, उसके बावजूद हम 25 सीट जीते हैं। अगर हमारे खिलाफ ऐसा कोई नैरेटिव होता तो ना हम विधानसभा जीतते और ना हम हैट्रिक की बात कर पाते। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नीयत इस प्रकार की है ही नहीं कि जिस पर जनता विश्वास करे, कांग्रेस का और जनता का जो इंटरेक्शन था वो लगभग खत्म हो गया है। कांग्रेस अब राजस्थान में 25 सीटें जीते, उन्होंने लेकिन गठबंधन तो को आपके दिया। सहयोगी नागौर में चले गए, दूसरे चूरू में आप ही की पार्टी के मौजूदा सांसद चले गए कांग्रेस की तरफ। तो आपको लगता नहीं कि इसका नुकसान पहले चरण की सीटों पर पड़ा है? ये अदला बदली का खेल हुआ है जी। नागौर में जो हमारे प्रत्याशी थे वो इनके हो गए, जो इनके थे वो हमारे हो गए। तो फर्क क्या रहा आप में और इनमें, कृष्ण जी? देखो, राजस्थान में एक कहावत है, बाबू मरियो टीम ली जाई रहा 3 का 3। हाँ। जनता में और परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरे इधर से उधर जरूर हुए हैं। चेहरे उधर हो गए। मित्तल साहब, आप देखिए, आप प्रतिशत की बात की, लेकिन मुद्दों की बात करें तो क्या जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन मुद्दों की हवा चली है पहले चरण में? देखिए हेमंत, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को अभी लोकसभा चुनाव में उठा रही है, ये मुद्दे उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी उठाए थे। लेकिन हमने देखा कि तीनों राज्य के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो क्या नाम से हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो काफी क्या नाम से कांग्रेस को नुकसान हुआ, जबकि पिछले 2018 के अंदर तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें थोड़ा सा आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं। बिल्कुल, एक अपडेट आ रही है मित्तल साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहले चरण में 52.25% मतदान हुआ है कुल मिलाकर के, और पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट डाले और पहले चरण में 52.25% मतदान होने की अब तक अपडेट है। लोकसभा चुनाव साल 2024 पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। प्रदेश में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए और 52.25% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि जैसे कि मित्तल साहब कह रहे थे कि इसमें अभी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि और आंकड़े जो है वो आना बाकी है, क्योंकि 6 बजे तक मतदान का समय था, लेकिन 6 बजे बाद भी जो लोग बूथ के अंदर होते हैं उन्होंने जरूर वोट डाला है। हमारे साथ लगातार तमाम सहयोगी हैं। मित्तल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे थे, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार कयास से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, और बीजेपी ने भी माना कि कुछ ऐसी सीटें हैं प्रदेश की जो कांटे का मुकाबला है, उन पर जोर देने की जरूरत है, उन पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, जो हाल ही में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें ये जो 12 संसदीय क्षेत्र जिनमें कि आज मतदान हुआ है, इनमें से 7 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती को देखा कि विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति कुछ कमजोर नजर आई। इसीलिए आप ये जो 12 संसदीय क्षेत्र है, इनमें से 10 संसदीय क्षेत्र में क्या नाम से उम्मीदवार बदल दिए गए। मतलब जो मौजूदा सांसद थे उनकी जगह नए लोगों को क्या नाम से वहां पर उम्मीदवार बनाया। ये बात अलग है कि जयपुर ग्रामीण के अंदर जो सांसद थे वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो ऐसे भी वहां भी क्या नाम से राजेंद्र सिंह को नए उम्मीदवार के रूप में सामने लाए। लेकिन इन 12 में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन मित्तल साहब, अंतर क्या रहा? क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ सांसदों को छोड़ दिए तो बाकी जगह पर अपने प्रत्याशी बदले, और कांग्रेस ने तो बदले ही बदले। हाँ बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का थोड़ा मुझे लगता है कि आभास था कि चूंकि विधानसभा के चुनाव के परिणाम में 7 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है, तो मुझे लगता है कि उसकी रणनीति को देखते हुए उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बदलने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन ये बात सही है कि इन 12 में से 2 पर क्या नाम से कांग्रेस ने गठबंधन किया, एक नागौर में और एक सीकर में गठबंधन किया। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान इन 12 में से 10 में क्या नाम से भारतीय जनता कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। लेकिन हम जब नागौर की सीट की हम यदि चर्चा करते हैं तो ये बात सही है कि नागौर में खुद क्या नाम से जो हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, आरएनपी के जो संयोजक हैं, उन्होंने खुद अपने भाषणों में कहा है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो समर्थन जो कांग्रेस की ओर से हनुमान बेनीवाल को दिया जाना चाहिए था, शायद उतना अपेक्षित
हनुमान बेनीवाल को नहीं दिया गया, इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ी। इसी प्रकार हम सीकर की बात करें तो सीकर वाम दलों को समझौते में दी गई है, जबकि हम देखते हैं कि वाम दल जो केरल के अंदर वायनाड में है वहां क्या नाम से राहुल गांधी को हराने का काम कर रहे हैं, लेकिन सीकर के अंदर कांग्रेस जो है वो वाम दल को क्या नाम से जिताने का काम कर रही है। कुछ यहाँ पे विरोधाभास भी देखने को मिला है। लेकिन बांसवाड़ा में भी विरोधाभास, बाप के साथ में गठबंधन को लेकर के और हनुमान बेनीवाल के साथ में भी गठबंधन में मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देरी हुई काफी। स्वाभाविक है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि देरी हुई हेमंत, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मतीरा को भारो है गठबंधन। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, उन्होंने ये भी कहा कि ये मतीरा का भाड़ा है, इसलिए क्या नाम से कोई इधर गुड़क जाता है, कोई इधर गुड़क जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा और आरएलपी ने इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा में कई जगह चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ हनुमान बेनीवाल अकेले विधायक जो है वो क्या नाम से आरएलपी के जीत के आए। अब ये बात अलग है कि हनुमान बेनीवाल को वहां कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसके एवज में हनुमान बेनीवाल ने और राजस्थान में कहीं भी अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े नहीं किए। जी, लेकिन उस तरीके से हनुमान बेनीवाल तमाम सीटों पर प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आ सके, क्योंकि बीजेपी ने नागौर की फाइट इतनी टाइट कर दी थी कि ज्यादा वक्त हनुमान बेनीवाल को बाहर निकलने का नहीं मिला। क्या आरसी चौधरी ये बताएंगे आप हमें कि आपने कोशिश बहुत अच्छी की और नतीजे तो देखिए मतदाता ने किसके पक्ष में दिए, लेकिन हवाएं आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ बही है, इसकी वजह क्या स्ट्रेटेजी है या वो मुद्दे हैं जो आप लेकर के जनता के बीच में गए हैं? देखिए, हमने तो जो मुद्दों का जिक्र किया, हमने और हमारे पार्टी के नेतृत्व और नेताओं ने इस देश के 10,000 किलोमीटर से अधिक जो पदयात्राएं करके जो जनता के अंतरात्मा की आवाज थी उसे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लेके आई और हमने न्याय की बात की जो इस 10 साल के अन्याय काल में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे सहभागिता हो। ये तमाम मुद्दों को लेके 25 गारंटियों को लेके हमने गए। प्रधानमंत्री की 3 करोड़ लाखपति बनाने की बात होती है और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये कहती है हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए हम उसके खाते में देंगे, पूरी लाखपति बनाने की बात करते हैं। लेकिन हमें जो स्पेस जो होना चाहिए, क्योंकि 2018 का लोकसभा चुनाव इस संदर्भ में भी याद किया जाएगा कि तमाम विपक्षी दल के नेताओं को जो चुनौतियां दे रहे थे, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, आपने 25 राजनीतिक नेताओं को जो आपको अलग अलग राज्यों में चुनौती देते थे उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग किया और फिर भाजपा में शामिल किया। अब देश ये समझ रहा है कि भ्रष्टाचारियों का संज्ञा कौन है। अगर भ्रष्टाचारियों का संज्ञा अगर कोई है तो उससे उनको मुक्ति दिलानी है, या फिर उन पर झूठे आरोप लगा के अगर उन पर शामिल किया तो भी उन्हें मुक्ति दिलानी है। राजस्थान की जो जिक्र करते हैं, बार बार जो जिक्र करते हैं, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत से पोलिंग बूथ पे अपने एजेंट क्यों नहीं बैठा पाई? एक मिनट की टिप्पणी में आपने जो सवाल उठाए हैं उसका कृष्ण जी से जवाब लूंगा और एक आखिर के अंदर संक्षेप में टिप्पणी लेंगे मित्तल साहब से, फाइनल टिप्पणी। लेकिन कृष्ण जी, जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके देखिए जो इन बयानों को उठाया कि अगर 400 पार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री तक को जवाब देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जाकर के ये भी बताया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये जो दांव है कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं बीजेपी की हवाओं को कमजोर करते हुए नजर आए हैं? देखो, कांग्रेस का जनता से इंटरेक्शन खत्म हो गया है, इसलिए शब्द बाण और दाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर जी आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस की कुटिल चाल जो है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बखूबी देती है और अपनी मेहनत से देती है। अभी पोलिंग बंद नहीं हुई, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भोपालगढ़ और उदयपुर में प्रचार करने के लिए पहुंच गए। इनके नेता जो हैं वो राजस्थान को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात का अनुमान इसी बात से लगा लीजिए। इनके लेकिन दौसा में हमने देखा डॉक्टर शिवलाल मीणा की वो सभा भी देखी जहां पर लोग नहीं थे और उनको गुस्सा उनका भी देखा और छोड़कर जाते हुए भी देखा। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में इस बार क्यों बनी? पहले चरण में यह दिखा था कि कहीं ना कहीं टक्कर तो कांटे की थी, इससे तो मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से हमने बड़ा टारगेट लिया है 5 लाख का। चलिए देखते हैं उस पर क्या होता है। हालांकि मतदाता ने अपना फैसला दे दिया। छोटी सी लाइन का कमेंट मित्तल साहब, उसके बाद खत्म कर देंगे। आप ये बताइए कि हवाएं किसकी मजबूती दिखा रही है पहले चरण में आपके मुताबिक? क्योंकि मतदाता ने तो अपना फैसला दे दिया है, ईवीएम में कैद हो गया है, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे।
अहमद, मेरा ये मानना है कि यदि ये परसेंटेज यदि 50% के आसपास ही रहता है मतदान का, जी। तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष को क्या नाम से नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि ये 60 के आसपास जाता है तो मुझे लगता है कि वो सत्ता पक्ष के समर्थन में भी जाएगा। लेकिन आज मैं अमित शाह की बात करूंगा, जो उन्होंने एक लाइन के अंदर ही कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आंकड़ा राजस्थान के बारे में दिया है, उसमें कांग्रेस को ये बताना होगा कि ये आंकड़ा क्या सही है क्या। उन्होंने कहा कि जो यूपीए की सरकार थी पिछले 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक, तो 1,61,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो पिछले 10 साल की है, उसने 6,24,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया है। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो आज अमित शाह देखे गए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, यानी कि पहले चरण के मतदाता ने अपना जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब सामने हो जाएगा, लेकिन अभी भी अपने अपने दावे हैं कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत। देखना होगा कि आखिर मतदाता ने किसको मजबूत किया।